वीर जेल से आजाद हो चुका था और वो अपने परिवार और अपनी सास के साथ वापस हॉस्पिटल जा रहा था। गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। तेज प्रताप और उनकी पत्नी कल्याणी एकटक वसुंधरा को देख रहे थे। उनके मन की आवाज कह रही थी कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो औरत अपनी औलाद के दर्द से इतना तड़प उठी कि अपने दामाद को जेल पहुंचाने में उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए थे। वो इतनी आसानी से कैसे पिघल सकती थी? वसुंधरा अपनी आंखें मूंदे हुए पिछली सीट पर बैठी हुई ये सोच रही थी कि अगर उसे केसर का साथ देने के लिए अपने पति और अपनी ननद के खिलाफ भी जाना पड़ा तो वो जाएगी। और वसुंधरा के साथ बैठा हुआ वीर खिड़की के बाहर किसी मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, घबराहट थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस बच्चे के चेहरे पर होती है जिसे बिना तैयारी के सुबह उठकर स्कूल में वो इम्तिहान देने जाना पड़ता है जिसके लिए उसने कोई तैयारी नहीं की होती। वेदांत भी शायद उन सबके ख्यालों की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, इस कोशिश में कि जहां तक हो सके वो हॉस्पिटल देर से ही पहुंचे, क्योंकि ये एहसास तो अब हवा में था कि हॉस्पिटल पहुंचकर बवाल ही होगा, किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं। खैर 1.5 घंटे में सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अंदर पहुंचकर वसुंधरा ने बड़ी स्थिरता से कहा, भाई साहब, कल्याणी, आप लोग जाकर केसर से मिल लीजिए, मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। जरा केसर और रेशम के, मेरा मतलब है कि जरा केसर के बाबा को फोन करके बता दूं कि मैं कहाँ हूँ और क्या हुआ है। इस पर तेज प्रताप ने कहा, हाँ हाँ जरूर भाभी साहब, आप कीजिए कुलभूषण को फोन। चाहे जो भी हुआ हो, केसर उसकी इकलौती बेटी है। इतनी भी क्या नाराजगी कि वो केसर को इस हाल में भी ना देखने आए। अगर आप चाहें तो मैं कुलभूषण से बात करता हूँ। कल्याणी भी कर सकती है, उसकी बात वो नहीं टालेगा। कल्याणी भावुक होते हुए बोली, ये ठीक कह रहे हैं वसुंधरा, एक बार भाई साहब को बताओ तो सही कि केसर का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसके बाबा हैं, दौड़े चले आएंगे, या जैसा तेज कह रहे हैं हम मना लेंगे उन्हें। वसुंधरा ने गंभीरता से कहा, ना कुछ ना होगा कल्याणी, कोई फर्क ना पड़ेगा उन्हें, और कोई फर्क ना पड़ेगा शगुन दीदी को, जो ये सोच बैठे हो कि भगवान न करे मेरी केसर उनके लिए मर चुकी है। वो कहाँ पिघलेंगे उसके हॉस्पिटल में होने की खबर से। उनके लिए इस दुनिया में न रेशम है और न केसर। इसलिए आप लोग जाओ, केसर को मिलो, मैं ये सब संभाल लूंगी। वसुंधरा के चेहरे की निराशा और उस पर मंडरा रहे दुख के बादल देखकर तेज प्रताप और कल्याणी समझ गए कि अब केसर के रूठे हुए बाबा और बुआ सा का दिल नहीं पिघलेगा। वो तुरंत स्पेशल वार्ड की तरफ वेदांत के साथ चले गए। पर पता नहीं क्यों वीर, जिसने एक अजीब सी चुप्पी साध रखी थी, वो जाने के लिए मुड़ा तो जरूर, पर रुक गया। उसने फोन में नंबर डायल कर रही अपनी सास को देखा और उनसे बहुत ही सरल शब्दों में पूछा, वसुंधरा आंटी, आपको अभी भी यही लगता है ना कि केसर का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है? वसुंधरा ने गंभीरता से कहा, वीर, मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता अब उसका कोई मतलब नहीं है बन्ना। मैंने कंप्लेंट वापस ले ली है और तू बाहर आ गया, बस। इसके आगे मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब जा और जाके केसर से मिल ले। तेरी बदकिस्मती से बच गई है, पर इतनी इंसानियत तो रख कि जाके उसका हालचाल ही पूछ ले। लेकिन वीर ने दोबारा जिद करते हुए पूछा, आंटी, मैं देख सकता हूँ कि आप मेरा सवाल अवॉइड कर रही हैं, पर मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि अचानक आपने मुझे जेल से क्यों निकलवा लिया। आपका ये सर्द रवैया देखकर ये तो नहीं लगता कि मेरे बारे में आपकी राय 1-2 घंटे में बदल गई हो। वसुंधरा ने हार कर जवाब दिया, नहीं बदली मेरी राय तुम्हारे बारे में। तू मेरी बेटी की जिंदगी के लिए जहर है, और पता नहीं उसके कौन से बुरे कर्म रहे होंगे कि प्यार भी तुझसे हुआ और ब्याह भी। और अगर तू जेल से बाहर है तो सिर्फ मेरी लाडो के कारण। उसने कहा कि उसके एक्सीडेंट में तेरा कोई हाथ नहीं है, और मैंने मान लिया। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली, अब दूर हो जा मेरी आंखों से। वसुंधरा का जवाब सुनकर वीर को अच्छा भी लगा और शायद थोड़ा गुस्सा भी आया। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल को केसर ने छू लिया था, अपने इस विश्वास से कि वीर उसे कम से कम जान से तो नहीं मार सकता था। बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर के अभिमान को ये बात नामंजूर थी कि उस पर केसर का एहसान चढ़ गया था।
उसने एक बार तो सोचा कि वो केसर से मिलेगा ही नहीं। शायद हॉस्पिटल से चोरों की तरह निकल जाने के लिए उसके कदम उठे भी, पर फिर न उसका मन माना और ना ही उसका ज़मीर। वो अपने हलक में अटके अपने घमंड के निवाले को निगलकर भारी कदमों से स्पेशल वार्ड की तरफ मुड़ चला, जहां इस वक्त केसर थी। और इस वक्त उस वार्ड में केसर के सास ससुर, उसका देवर वेदांत और उसकी सहेली शीबा मौजूद थे। कल्याणी केसर का माथा चूमते हुए, अपनी आंखों में भर रहे आंसू पोंछते हुए, केसर से भावुक होते हुए कह रही थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है दुल्हन कि तेरे प्राण बच गए। हमारी तो सांस गले में अटकी रही जब तक तुझे होश नहीं आया। तू एक बार ठीक हो जा, मैं तुझे हमारे पुरखों के मंदिर लेकर जाऊंगी जैसलमेर में, और 100 पंडित बैठाकर तेरे लिए महायज्ञ करवाऊंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी केसर को, और वो मनहूस तो नर्क में जलेगा जिसने मेरी फूल सी बहू को गाड़ी से टक्कर मारने की जुर्रत की है। केसर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मासा अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और पूरा नर्सिंग स्टाफ मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, इसलिए आप ऐसे रोए ना। और एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं आपके पुरखों के मंदिर भी जाऊंगी, और आप जिस यज्ञ में बैठने के लिए कहेंगी वहां बैठ भी जाऊंगी। अब आप बस मेरे पास आराम से बैठिए और मुझे अच्छे अच्छे फ्रूट्स काट कर खिलाइए। अपनी बहू की सुधरी हुई हालत देखकर कल्याणी को थोड़ी तसल्ली हुई और केसर के पास बैठकर वो सेब काटने लगी। पर केसर की प्यारी बातों में उसके ससुर तेज प्रताप के दिमाग में शायद कोई बात खटकी थी। उन्होंने केसर को कुछ देर देखा और फिर बड़े प्यार से कहा, हाँ केसर बेटा, एक बार तुम ठीक हो गई, तुम और वीर दोनों हमारे पूर्वजों को पूजोगे और यज्ञ में बैठोगे। अब तुम शादीशुदा हो, सारी रस्में पूजा पाठ तुम्हें वीर के साथ जोड़े की तरह ही करना होगा। केसर को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, ऑफ कोर्स पापा, मेरा मतलब हम दोनों से ही था। तेज प्रताप के टोकने पर ही केसर को एहसास हुआ था कि अपनी माँ से ये वादा कर कि वो कुछ वक्त तक वीर से दूर रहेगी, उसने मन ही मन अपने आप को तैयार कर लिया था कि कुछ समय के लिए वो सिर्फ केसर राठौर ही रहने वाली थी, मिसेस केसर वीर प्रताप सिंह नहीं। शायद इसलिए अपनी सास से उसने मंदिर में जाने और यज्ञ में बैठने की बात पर वीर को नहीं गिना। केसर ने उदास होकर अपनी आंखें झुका ली। वेदांत और उसके ससुर हॉस्पिटल का पेपर वर्क खत्म करने की बातों में जुट गए। कल्याणी प्यार से फल काट काट कर अपनी चहेती बहू को खिलाने लगी और शीबा केसर का उतरता हुआ संजीदा चेहरा देखते हुए ये समझने लगी कि कोई बात केसर को परेशान कर रही है, कोई ऐसी बात जो बस होने ही वाली है। पहले शीबा को लगा कि शायद वो कुछ देर पहले अनिरुद्ध के साथ हुए झगड़े से परेशान है। शायद अनिरुद्ध का खुलेआम ये कहना कि वो एक दिन उसे वीर की नाक के नीचे से ले जाएगा, ये बात केसर को अच्छी ना लगी हो और शायद वो अनिरुद्ध के इस दावे से डर भी गई हो। पर जितना शीबा केसर को जानती थी, उसे अपनी समझ सुधारने में जरा भी देर नहीं लगी। बात कुछ और ही थी और तभी शीबा को एहसास हुआ कि जब से केसर के ससुराल वाले वीर को जेल से छुड़ाकर लौटे हैं, केसर ने एक बार भी वीर के बारे में नहीं पूछा। उसने एक बार भी इस उम्मीद में दरवाजे की तरफ नहीं देखा कि वीर वहां आए और केसर का हाल पूछे। क्या चल रहा था केसर के दिमाग में? अभी कुछ देर पहले तो उसने वीर से प्यार होने के इतने बड़े और इतने गहरे दावे किए और अब वो ये तक नहीं पूछ रही कि वीर ठीक है या नहीं। जेल में उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? शीबा से रहा ना गया और उसने केसर की तरफ कनखियों से देखते हुए तेज प्रताप से पूछ ही लिया, तेज अंकल, वीर कहीं नजर नहीं आ रहा, वो पुलिस स्टेशन से सीधे घर चला गया क्या? तेज प्रताप ने कहा, नहीं शीबा बेटा, घर क्यों जाएगा वीर, जब केसर यहाँ हॉस्पिटल में है। वो यहीं है, हमारे साथ ही वापस आया है। शायद वसु भाभी से बात कर रहा है। उन्हें जो गलत फहमी हुई है कि वीर की वजह से केसर की ये हालत हुई है, उसे ही दूर कर रहा है। शीबा और तेज प्रताप की ये बात सुनकर केसर से रहा नहीं गया और उसने रुकी रुकी सी आवाज में पूछ ही लिया। केसर ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा, वीर को वहां जेल में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आई मीन
ये बहुत ही स्टूपिड सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली वीर को परेशानी हुई होगी, पर वो ठीक है ना? तेज प्रताप बोले, केसर, तुम्हें इस तरह गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वसु भाभी को गलतफहमी हुई थी, वो दूर हो गई और वीर जेल से बाहर आ गया। और नहीं, वीर के साथ उस पुलिस स्टेशन में कोई बदतमीजी, कोई गलत रवैया नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी ही देर में तुमसे मिलने आता ही होगा। मैं जरा अनिरुद्ध को फोन करके आता हूँ, पता तो करूं कि मीडिया का मुंह बंद हुआ या नहीं। बिना किसी कसूर के अपने बेटे की बदनामी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तेज प्रताप वेदांत के साथ वार्ड से बाहर चले गए। शीबा केसर की दवाइयां लेने और कल्याणी घर से खाना मंगवाने के लिए चली गई। और उन सबके जाने के बाद केसर को ऐसा लगा कि जैसे उन सब ने केसर को किसी जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया हो। वीर का सामना करना और उसे ये बताना कि वो उससे कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अलग हो रही है, ये किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। वीर आजकल जिस मानसिक स्थिति में था, जिस सन की दिमाग का मालिक था, उसमें ऐसा कुछ भी कहना जो वीर के मन माफिक ना हो, वो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा ही था। ऐसा नहीं था कि केसर वीर को ये फैसला सुनाने से डरती थी। उसे बस ये फिक्र थी कि इस फैसले की वजह से वो अपनी और अपनों की जिंदगी में कोई बवाल ना खड़ा कर दे। पर फिर केसर ने ये भी सोचा कि इसके उलट भी तो हो सकता है। वीर जितनी नफरत केसर से करता है, इस हद तक कि अब वो केसर के साथ एक कमरे में भी रहने के लिए तैयार नहीं है। क्या पता उसे इस बात से खुशी ही हो कि कई हफ्तों तक उसे अपनी रेशम के कातिल की सूरत नहीं देखनी पड़ेगी। केसर मन ही मन ये जोड़ तोड़ कर ही रही थी कि अचानक उसे वार्ड के दरवाजे पर वीर के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके दिल की धीमी धड़कन में अचानक रफ्तार आ गई और उसने धीरे से अपनी आंखें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां वीर खड़ा था, शांत किसी चट्टान सा, डरा हुआ सा, थोड़ा नाराज सा, पर आंखों में केसर के लिए इस बार एक नरमी थी। उसे देखकर केसर की आंखें गीली हो गईं। कुछ कहने के लिए उसके होठ भी खुले, पर वो कुछ कह न सके। दोनों के बीच के इस सन्नाटे को आखिर वीर के बहुत ही मामूली सुनाई देने वाले गैर मामूली सवाल ने ही तोड़ा। उसने बड़ी जज्बाती आवाज में केसर से कहा था ना मैंने तुमसे, बार बार मरने की बात मत किया करो। नहीं मरने दिया ना मैंने तुम्हें। वीर की ये बात सुनकर केसर को लगा कि वो रो पड़ेगी, पर अब वो हालात थे, उनमें तो केसर रो भी नहीं सकती थी। उसे वीर को फैसला सुनाना था और उसे सुनने के लिए वीर केसर के दर पर आ चुका था। कैसे कहेगी केसर वीर से कि वो उससे दूर जा रही है, और क्या वीर को मंजूर होगा केसर का जाना? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।